नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आप प्रश्नों को सॉल्व करने के प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में आज हम लोग संविधान से जुड़े हुए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। संविधान के कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज फिर से वहीं से रिलेटेड कुछ और प्रश्न भी जो आए हुए हैं उनकी हम आप चर्चा करेंगे। तो संविधान में आप जानते ही हैं, लगातार पढ़ने वाला विषय है, हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। फिर भी बहुत से बच्चों की गलतियां हो जाती हैं और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। उससे जुड़ी हुई क्यों गलतियां होती हैं, प्रश्न सॉल्व करने के तरीके में आपको ये बात पता लग जाएगी कि गलतियां क्यों होती हैं। फिर देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधनों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। कथन दिया हुआ है और कारण में दिया हुआ है, राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ऐसे 4 ऑप्शन एक रेगुलर क्रम में लगभग रहते ही रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इनमें बदलाव होता है, नहीं तो अनुमान यही रहते हैं। तो अगर हम बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, हम आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधनों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 19(2) को देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19(2) को हम देखते हैं तो 19(2) में क्या लिखा हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा। तो 19(2) में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि 19(1) के उपखंड का कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में न्यायालय, अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निबंधन जहाँ तक कोई विधि अधिरोपित करती है उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसी बात लिखी हुई है। तो आपको ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो एक लाइन जो लिखी हुई है 19(2) में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इस 19(2) में लिखा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए राज्य विधि बना सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो 51 अगर आप देखते हैं, जहां पर भारत के विदेश नीति की नींव लगी हुई है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित दिया हुआ है, तो 19(2) की ही बात को तो DPSP सही कर रहा है। लोक व्यवस्था शब्द लिखा है, लोक व्यवस्था बनाने के लिए तमाम कार्य कर रहा है, तमाम ऐसी उपलब्धियों के लिए। ठीक है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ए सही है। अच्छी बात, यानी 19(2) के निबंधन जो हैं वो DPSP में राज्य विधि बना करके उनको पूरा कर सकती है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा जो आर दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है, राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं, यानी कि DPSP प्रिवेल करेगी फंडामेंटल राइट्स पर, यह बात लिखा हुआ है। अब यह बात लिखा हुआ है तो हमें ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स को हम किस प्रकार जानें। लेकिन वहीं पर दूसरी एक बात आती है, अगर हम संविधान, क्योंकि घोषित किए गए हैं, संविधान में पूछ रहा है, तो संविधान में इस बात को समझने के लिए हम आर्टिकल 31B को देखेंगे। आर्टिकल 31B को देखेंगे। 31B क्या है, 31B क्या है, हम पढ़ लेते हैं छोटा सा, थोड़ा सा। तो जब हम 31B पढ़ते हैं तो 31B में हमें मिलता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। ठीक है, तो इससे संबंधित बातें। सी जब पढ़ते हैं, ठीक है, सी जब पढ़ते हैं, साथ में 31C भी हम पढ़ते हैं।
सी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब सी पढ़ते हैं तो यहाँ पर डीपीएसपी का स्पष्ट उल्लेख फिलहाल भी लिखा हुआ है, और 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, आपको क्या जानना है, 31B 31C के साथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है 1976 का, यह भी जानना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके संविधान में डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दी गई। वरीयता दी गई कि डीपीएसपी मूल अधिकारों से डिस्प्यूट होने पर अभिभावी होंगे, प्रिवेल करेंगे, जिसे मिनर्वा मिल्स के मामले में, इसकी एक धारा को मिनर्वा मिल्स का वाद आपने पढ़ा होगा 1980 का, के मामले में शून्य घोषित कर दिया गया। यानी कि संविधान में जो यह लिखने का प्रयास किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ होंगे, उसे मिनर्वा मिल्स के मामले में शून्य घोषित कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में यह स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो ए सही है और आर गलत है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, यानी कि चीज़ों को ध्यान देना है। 31B 9 शेड्यूल भी आपका प्रश्न आता है, 31C भी आपका प्रश्न आता है, 42वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन भी प्रश्न आता है, मिनर्वा मिल्स का वाद भी प्रश्न आता है। तो ये तमाम जो प्रश्न आए हुए हैं, आते हैं हमेशा, उसी की एक समरी को यहाँ पर लिख करके कथन कारण में पूछा गया है। यह बात आपको समझनी रहेगी ताकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस आपके गलत ना होने पाए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 लिस्ट दी हुई हैं और उन्हें सुमेलित करना है, ठीक है, मैच कराना है। क्षमादान की शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, 76, 75, 53 और 72। तो अगर हम अपने रटने की शक्ति को देखें, ठीक है, अगर हम जो रट के जाते हैं उससे भी अगर करें तब भी हमारा सही हो जाएगा। क्या क्षमादान की शक्ति आप जानते हैं अनुच्छेद 72 में दिया गया है। संघ की कार्यकारी शक्ति तो एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में राष्ट्रपति को घोषित किया गया है, जो कि आप जानते हैं आर्टिकल 53 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित 75 है और अटॉर्नी जनरल से संबंधित 76 है। तो अगर इस अनुसार हम देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट मिल जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। यानी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, संघ की कार्यकारी शक्ति 53 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित ही ये आपका प्रश्न है, मतलब इन्होंने जानबूझकर कोई राष्ट्रपति की शक्तियां या राष्ट्रपति के फंक्शंस क्या हैं पद के, उसके बारे में नहीं कहा, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से आया हुआ है। तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है संविधान में, उससे संबंधित आपका प्रश्न है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है ताकि संघ के विधिक क्रियाकलापों को उचित तरीके से चलाया जा सके, संघ के लिए कार्य करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में संघ की ओर से रिप्रेजेंटेशन करता है और जो भी कर्तव्य बताए जाएं वो बातें बताता है विधि संबंधी। 75 हम जब पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जो 74 में मंत्रिपरिषद का निर्माण है उसके मंत्रियों की नियुक्ति 75 में की जाती है। 53 की बात करें तो यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लिखी हुई है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और साथ ही साथ सेना का भी सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होगा। इस बात को 53 में बताया गया है। और क्षमादान की शक्ति 72 में चर्चा की गई है कि मृत्युदंड सेना न्यायालय और संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, इस विस्तार के भीतर किसी भी प्रकार का दंडादेश हो या दंड दिया गया हो, दोनों के लिए उसे क्षमादान से सहित
निलंबन, परिहार, विराम यानी कि रिमिट, कम्यूट, हर प्रकार की पार्डन, हर प्रकार की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में, तो वो 72 में चर्चा में है। अब इससे सरल आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, सारी आर्टिकल हर एक साल प्रश्न आती हैं, यहाँ एक साथ जोड़ करके प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अब आप सोचिए कि संविधान से भी इतने सरल प्रश्न आए हुए हैं, फिर भी यदि मेरिट इतनी कम गई है, 450 नंबर में 50% मेरिट भी नहीं गई है, तो ये एक दुखद और सोचनीय बात है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जो उपबंध किए गए हैं उनका कालानुक्रम बताना है। यानी कि 4 बातें लिखी हुई हैं, इन 4 बातों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब कब कब जोड़ा गया है, समयानुसार आपको बताना है। अब देखिए, प्रश्नों के बदलाव को पहचानिए। पहले पूछता था कि संविधान संशोधन में क्या हुआ, अब ये एक तरीका देखिए कि 4 संविधान संशोधनों को पूछ रहा है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। कालानुक्रम आप रट के नहीं आए हैं, ये भी उसे पता है, लेकिन यह जानता है आयोग आपका कि अगर आपने सही ढंग से संविधान संशोधनों को पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो रटने की कोशिश किए हैं वो सीधे तौर पर बाहर कर दिए जाएंगे। तो क्या है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट को अपील प्रमाण पत्र, नगर पालिका अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, 4 बातें दी गई हैं। चारों संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई हैं विभिन्न अनुच्छेदों में। अब बात आती है किस कालानुक्रम में जोड़ी गई हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपको पता है, बेसिक तौर पे आप कह सकते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। तो अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को अपील प्रमाण पत्र, यानी कि यह आपका कब जोड़ा गया, ये आपका 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जोड़ा गया और यहाँ पर आर्टिकल 134A को जोड़ा गया, ठीक है। 134A में ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपील का प्रमाण पत्र देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आर्टिकल है, यह भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरी बात है नगर पालिका अधिनियम, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसके जरिए पार्ट 9A और अनुच्छेद 243 में 243 में ता से आगे जोड़ा गया, ठीक है। और निःशुल्क विधिक सहायता की अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में 42nd संविधान संशोधन 1976 आर्टिकल 39A के रूप में जोड़ा गया निःशुल्क विधिक सहायता। अब यह चारों प्रश्न, अभी हमने प्रश्न को नहीं सॉल्व किया है, लेकिन यह चारों बातें आपकी इंडिविजुअल भी पूछी जा चुकी हैं और इस बार एक साथ मिलाकर के पूछी जा रही हैं। यानी कि 2002, 1978, 1992, 1976। अगर सही कालानुक्रम की बात करें तो 1976 सर्वप्रथम आएगा, यानी 4 नंबर, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। 1976 के बाद 1978 की बात है तो 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। उत्तर तो आपका मिल गया, 2 ऑप्शन में ही आपका उत्तर मिल गया, ठीक है। अगर प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, सही तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपने कर रखा है, तो किसी भी प्रश्न में आपको कभी भी गलती नहीं होगी। तो हमने क्या देखा, 1976 में निःशुल्क विधिक सहायता, 1978 में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपील का प्रमाण पत्र, 1992 में नगर पालिका और 2002 में शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है हमारा। और सही कालानुक्रम है 4, 2, 3, 1। सिंपल सी बात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय विधि का शासन का संरक्षक है, ठीक है। यह कहाँ कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा
कि विधि के शासन का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा, इन रे अरुंधति रे बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेज भारत संघ, विजय कुमार मोहंती वर्सेज जादू। तो यह उत्तर आपको मिलेगा विजय कुमार मोहंती वर्सेज जादू में। बस इतना ही, इसमें कभी और दोबारा भी पूछेगा तो इतना ही पूछ सकता है। और दूसरा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा में आपसे क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, दोषहारी याचिका के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि रूपा अशोक हुर्रा लगातार आने वाला प्रश्न है। इसमें दोषहारी याचिका के रूप में पूछ सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन के रूप में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि अंतिम रूप से जब कोई दोष सिद्ध कर दिया जाए, सजा दे दी जाए, राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला विकल्प भी समाप्त हो चुका हो आपका। राज्यपाल तो राज्य की एग्जीक्यूटिव लिमिट तक है, राष्ट्रपति जो है यूनियन की एग्जीक्यूटिव लिमिट तक है। अगर वो ऑप्शन भी आपका समाप्त हो जाता है तो उसके बावजूद भी विदाउट एनी प्रोसीजर, जो लिखितम पढ़तम में जो प्रोसीजर है उसके बिना भी दोष को हरने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। बहुत चर्चित याचिकाओं में यह है, इसको आप याद रखे रहिएगा। दोषहारी याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, लगातार यह प्रश्न आपका आ रहा है, तो मे बी नेक्स्ट आपका यह आ जाए। ठीक है, बाकी विधि का शासन का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है, विजय कुमार मोहंती वर्सेज जादू के बाद में कहा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आता है अगला आपका, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णीत वादों का कालानुक्रम लगाइए। अब आप देखिए, लगातार कालानुक्रम लगाइए, कालानुक्रम लगाइए। ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चे नहीं तैयार थे, मेरिट इतनी कम गई, लेकिन अब तो तैयार हो जाइए। अब भी अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर तैयारी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो सही सिस्टम से पढ़ना सीखिए। ये जो कूड़ा बटोर रहे हैं वो कूड़ा करकट बटोरते ही रह जाएंगे। सही सिस्टम, सही तरीके से पढ़ना सीखिए, अन्यथा समय की हानि, रुपए पैसे की हानि, सोशल लॉस, हर तरीके का आपका नुकसान ही होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए अपने तरीकों को सुधार लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित निर्णय है, कालानुक्रम बताना है। अब हम कालानुक्रम में अगर जाते हैं तो मेनका गांधी का वाद बड़ा चर्चित वाद रहा है। ठीक है, मेनका गांधी का वाद 1978 में रहा। मेनका गांधी के वाद में विदेश जाने के अधिकार को भी मूल अधिकार माना गया। पासपोर्ट को विदाउट रीजनेबल कारण के अगर कोई जब्त कर ले गवर्नमेंट तो ये मूल अधिकारों का हनन माना गया। पासपोर्ट केस के नाम से फेमस है मेनका गांधी का वाद। 1978 का रहा। एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत, 50 बार यह आपका प्रश्न पूछा हुआ है। इमरजेंसी के दौरान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाद है एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत। इसमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी से संबंधित बातों की चर्चा की गई। सैकड़ों बार आया वह प्रश्न है। 1976 का वाद है। ए.के. गोपालन का वाद, जो कि प्रारंभिक वादों में नींव बनाता है एक विश्लेषण का, 1952 में। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स की स्थिति क्या होगी, उनका प्रवर्तन कैसे होगा, राज्य के साथ संबंध कैसा होगा, तमाम बातों की चर्चा होती है ए.के. गोपालन में। ये 1952 का है। तो अगर इतने इंपॉर्टेंट केस लॉज के साइटेशन आपको नहीं पता है, ईयर आपको नहीं पता है, तो ये बहुत समस्या की बात है। कम से कम आपके जो लीडिंग केसेस हैं, जो लगातार आते हैं, जो या आप कहिए कि जो आए हुए प्रश्न हैं, आए हुए वाद हैं, कम से कम उनके बारे में तो आपको जानना चाहिए। तो आप देखेंगे 1952, 1976, 1978, यानी 3, 2 और 1, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए.के. गोपालन 1952 में, एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत 1976 में, मेनका गांधी 1978 में आया। ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड एसडीएम जबलपुर है, पासपोर्ट से और विदेश यात्रा से रिलेटेड मेनका गांधी है।
फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ए गोपालन है। ये तीनों वादों को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद हैं, वैसे भी जानना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ पर है? ये तो केवल आर्टिकल लिखा हुआ है, इस आर्टिकल के साथ सब आर्टिकल लिख करके, सब क्लाज लिख करके भी पूछता है। तो अगर हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत की बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है क्या? जो मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब अगर हम इस बात को, इस स्टेटमेंट को ढूंढने जाएंगे तो हमें कहाँ उत्तर मिलेगा? आर्टिकल 75 के थर्ड क्लाज में। तो आर्टिकल 75, 74, 73, 76 लिखा है, यानी 75 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन साथ में यह भी जान लीजिए कि थर्ड क्लाज में लिखा है, यह भी लिख करके पूछा हुआ है। अगर इसे आप नहीं समझ रहे हैं तो यह आपकी गलती होगी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ है? 75 अनुच्छेद। अब देखिए, यहाँ भी 75 आया था, यहाँ भी 75 आया, हर साल आर्टिकल 75 आता है। अब इतना भी अगर आप नहीं पहचान रहे हैं कि हर साल आर्टिकल 75 आता है तो फिर मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जानना ही होगा। आर्टिकल 75, फिर से आर्टिकल 74 की चर्चा आई, यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगी इस बात को बताया गया। आर्टिकल 75 में मंत्रियों की, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व को बताया गया। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 76 भी देखिए मौजूद है, और 76 यहाँ पर भी था, यानी अटॉर्नी जनरल भी यहाँ मौजूद है। ऑप्शन भी पिछले प्रश्नों से मिलते जुलते हैं, यानी कि अगर आपका एक प्रश्न सही हो रहा है तो अगले प्रश्नों के भी सही होने की रेशियो बढ़ जाएंगे। यानी कि एक ही प्रश्न पत्र में भी मिलते जुलते ही एक ही एरिया से प्रश्न आते हैं। यह भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो बहुत समस्या की बात है। तो यहाँ पर आप देखिए सीधे 75, 74, 76, 75, 76 यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक, यानी जिसका ये सही है उसका यह भी जरूर सही होगा, जिसका ये गलत हुआ उसका यह भी गलत होगा। सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, और इसी के लिए ट्रेडिशनल फार्मूला भी चलता है, एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। तो एक साधिए, आर्टिकल 75 साधिए, आर्टिकल 76 साधिए, ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और आप 450 अनुच्छेद कुल मिला के लगभग हो जाते हैं, उनमें उलझे हुए हैं, उनमें उलझे हुए हैं। कौन सा ऐसा अनुच्छेद की चर्चा आ गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपकी गलती रहेगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी रीजन असर्शन का है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, उसका भी देखते हैं क्या है। लिखा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी वर्तमान में मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये और कारण दिया है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। विचार करते हैं, विचार करते हैं। अब इस प्रश्न की एक खास बात रही, ए बी ऑप्शन तो ट्रेडिशनल रहा कि ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ सी में लिखा है ए गलत आर सही, डी में लिखा है ए सही आर गलत। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस चेंज कर देता है। यहाँ पर क्या था, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, जो कि ट्रेडिशनली यही चलता है। लेकिन इन्होंने देखिए सीक्वेंस चेंज कर दिया। अगर इस बात पर भी ध्यान नहीं दिए तब भी गलती होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। आर्टिकल 21A बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनने, और हाँ ये भी आप ध्यान दे लीजिए, ये कब जुड़ा, ये कब जुड़ा, 86th अमेंडमेंट 2002 में जुड़ा। अच्छी बात है, यानी वर्तमान में है। क्या इसके पहले मौलिक अधिकार बनने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था? बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 46
डीपीएसपी में आप देख लीजिएगा, शिक्षा से संबंधित ऑलरेडी प्रावधान दिए हुए थे आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 में। ठीक है, शिक्षा के लिए राज्य कैसी कैसी व्यवस्था बनानी उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य है। यह बात आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 में लिखा हुआ था। आर्टिकल 46 में कमजोर वर्गों की शिक्षा की भी बात कही गई है, और सामान्य शिक्षा के संबंधी देश में शिक्षा की उन्नति हो आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। तो 41 और 46 को भी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल 21A लिखने से पहले मूल संविधान में भी शिक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य के रूप में व्यवस्था थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि ए सही और आर गलत है, डी ऑप्शन होगा। सामान्य तौर पे सी ऑप्शन होता, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीविका का अधिकार, सम्मान का अधिकार। अब देखिए कितना बढ़िया बात आ गई। और मजेदार बात यह है कि अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। अगर इसी को देखें तो अनुच्छेद 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार यहाँ दिया है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण की इंग्लिश सोल नहीं लिखी है, लाइफ लिखी है, और दैहिक स्वतंत्रता की इंग्लिश पर्सनल फ्रीडम नहीं लिखा है, पर्सनल लिबर्टी लिखा है। तो लिबर्टी और लाइफ शब्द को अगर आप समझ रहे हैं तो ये उत्तर आपको मिलने में समय नहीं लगेगा। अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो फिर समय लगना ही लगना है। तो हम देखते हैं क्या अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। क्या मृत्यु का अधिकार, देखिए जीवन वाला तो सिंपल हो गया, लाइफ का अधिकार है। जीविका यानी कि लिवलीहुड के लिए मेंटेन करना, जीविका बहुत जरूरी है, अन्यथा ना लाइफ बचेगी ना लिबर्टी बचेगी, यह भी सम्मिलित है। सम्मान, बिना सम्मान के खाली सांसें लेना ही हमारा जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, लिबर्टी नहीं है। तो सम्मान बिना कौन सी लिबर्टी होगी, तो सम्मान भी सम्मिलित है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये आपको पता है। इसका मतलब सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अब मृत्यु का अधिकार कहने का मतलब क्या है? क्या हमें जो जीवन को, लाइफ को प्रोटेक्शन दिया गया है, इसमें क्या हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है ये पूर्णतः हमारे हाथ में ही है कि हम चाहे इस दुनिया में रहें या ना रहें? यानी कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या को यहाँ पर प्रश्नगत किया है कि क्या यह अनुच्छेद 21 में शामिल है या नहीं है। ठीक है, कैसे आप कहेंगे? तो इसके संबंध में आप लोगों ने 2 केस पढ़े हैं, पी रति नाम और ज्ञान कौर। ठीक है, तो बात ये आई कि आत्महत्या कोई व्यक्ति कर लेता है, कर लिया तब तो गया, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बच गया अगर तो भारतीय दंड संहिता में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा कि उसने अपराध किया है। आत्महत्या एक अपराध है और आत्महत्या का प्रयत्न करना भी अपराध है। ठीक है, तो ये अपराध पूर्ण हो जाने के बाद उस व्यक्ति को, अपराधी को सजा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अपूर्ण रह गया तो सजा दी जा सकती है। इसी बात को लेकर के चर्चा हुई। तो पी रति नाम में माना गया, पी रति नाम 1995 में माना गया कि जीवन का अधिकार जो है ये आपका पर्सनल जीवन है, आत्महत्या आप करते हैं तो विधि का उल्लंघन नहीं होगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को शून्य घोषित कर दिया गया। लेकिन 2 ही वर्ष बाद 1997 में ज्ञान कौर के बाद में कहा गया कि यहाँ पर जो जीवन का अधिकार दिया हुआ है वो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, ये सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और मूल अधिकारों का जो यहाँ पर संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, वो इसलिए नहीं है कि किसी व्यक्ति मात्र के अधिकारों को संरक्षित करना है, बल्कि सभी के हित को, यानी कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, पब्लिक में कोई गलत भावनाएं न फैलने पाए, यानी कि आपके व्यक्तिगत अधिकार को नहीं संरक्षित किया गया है, बल्कि सभी के हित को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित किया गया है। इसलिए आपको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार तो है, लेकिन उसमें मरने का अधिकार शामिल
नहीं है, यानी कि इन्होंने इस प्रश्न को इनडायरेक्टली ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1997 के वाद को पूछा है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है पी रतिनाम या ज्ञान कौर आ जाए। हमको तो अगले प्रश्न भी मेंटेन करके चलने हैं, तो इस बात को समझेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर समस्या बनी रहेगी। आप देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो। रिपीट तो छोड़िए, सैकड़ों बार आए हुए ये क्वेश्चन हैं, अगर इनमें गलतियां हुई हैं तो यह सोचनीय विषय है और इस बात पर मेरी विचार करिएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले क्या क्वेश्चन होंगे इनके साथ हम लोग अगली क्लास में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले प्रश्नों तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।